हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, जिसको मिस मार्केटिंग या मिस सर्विस भी बोलते हैं। 4 Ps मार्केटिंग में 4 पॉइंट होते हैं जिसको देख के आपको मार्केटिंग करनी होती है। पहला आता है प्रोडक्ट, और दूसरे नंबर पे आता है प्राइस, तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लेस, और चौथे नंबर पे आता है प्रमोशन। तो इन चारों चीज़ों से मिलके बनता है 4 Ps ऑफ मार्केटिंग। 4 Ps मार्केटिंग को समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। और मैं हूं अजय ठाकुर, आप देख रहे हैं द डिजी लाइफ, बोले तो डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, 4 Ps मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले या मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और हाँ, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 4 Ps ऑफ मार्केटिंग यही आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करेगी कि आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होगा या नहीं, आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा, ये 4 Ps ऑफ मार्केटिंग डिफाइन करेगी। तो इसको अच्छे से समझिए और अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बोले तो प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, प्रोडक्ट में आपने ब्रांडिंग कितनी करी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको उसकी क्वालिटी पे वर्क करना पड़ता है। एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में उतारना पड़ता है कि आने वाले 1, 2, 3, 4 या 5 सालों तक वो मार्केट में टिका रहे। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दोस्तों, सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो है प्राइस। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप उसका प्राइस क्या डिफाइन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट क्वालिटी आपको ये देखना होगा कि मार्केट में जो आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं उन्होंने सेम मिलते जुलते प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा हुआ है। अगर आपने अपना प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस रख दिया है उसका अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, एंड मार्केट में सेम मिलते जुलते प्रोडक्ट जो आपके कंपटीटर हैं आपके प्रोडक्ट को टक्कर दे सकते हो, उनका प्राइस बहुत ही कम है और उन्होंने पहले से अपनी ब्रांडिंग बना रखी है, मार्केट में एक ट्रस्ट बना रखा है, ट्रस्ट फैक्टर को मजबूत कर रखा है, तो आपके प्रोडक्ट का चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए प्राइस बहुत ही मैटर करता है। आपको सबसे पहले प्राइस देखना होगा कि आपने प्राइस अपने प्रोडक्ट का कितना रखा हुआ है, मार्केटिंग कंडीशन को देख के, मार्केटिंग में आपके जो कंपटीटर हैं उनको देख के। और प्राइस में दूसरी चीज़ आती है पेमेंट ऑफ टर्म्स। आपने पेमेंट ऑफ टर्म्स क्या रखे हुए हैं, जैसे कि मार्केट में जो आपके कंपटीटर हैं उन्होंने अपना पेमेंट टर्म्स सिर्फ और सिर्फ कैश में एक्सेप्ट करते हैं। बट आज के पेंडेमिक दौर को देखते हुए लोगों ने कैश देना बहुत ही ज़्यादा बंद कर दिया है। तो आप अपना पेमेंट टर्म्स ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आप ऑनलाइन अपना पेमेंट टर्म रख सकते हैं। बट उससे पहले आपको ये देखना होगा, अगर आप किसी कंपनी का पेमेंट गेटवे ले रहे हैं तो सबसे पहले उसका आपको सर्वे करना पड़ेगा, उसका फीडबैक लेना पड़ेगा लोगों से कि वो पेमेंट गेटवे मार्केट में सक्सेसफुल है कि नहीं। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज दैट आपका कोई कस्टमर या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है ऑनलाइन, और वो उस टाइम पेमेंट गेटवे पे जाता है और अपने कार्ड की डिटेल्स भरता है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद, प्रोसेसिंग के बाद, वो पेमेंट गेटवे वहाँ पे फेल हो जाए, स्टक हो जाए। उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक होगा। जो मार्केट में आपने ट्रस्ट बनाया हुआ है या धीरे धीरे आप ट्रस्ट बना रहे हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक होगा। एक कस्टमर को होगा, 2 कस्टमर को होगा, 3 कस्टमर को होगा। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो फीडबैक डालते हैं आपकी साइट पे, जो कि और लोग भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे लेने से पहले ये सर्वे करना पड़ेगा कि जो पेमेंट गेटवे आप ले रहे हैं वो ब्रांडेड है या नहीं, और किस कंपनी से वो मिलता जुलता है। और थर्ड ऑप्शन आता है आपका प्लेस। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको लॉन्च करने से पहले आपको सारा होमवर्क करना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को किस प्लेस में आप लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ के टारगेटिंग ऑडियंस क्या हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ यूथ यूज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे एरिया में आप प्रोडक्ट को लॉन्च करिए या उसकी मार्केटिंग करिए जहाँ पे यूथ सबसे ज़्यादा रहता हो। और अगर आपका प्रोडक्ट सारी एज में आता, मतलब सारी एज के लोग ले सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो आप उस प्रोडक्ट को कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। तो वही मैं दोबारा से कहता हूं कि सबसे पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि आपके टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, उनका एज क्या है, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है। मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपको एक प्रोडक्ट को कहीं भी लॉन्च करने से पहले। और दोस्तों, प्लेस में एक चीज़ और आती है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च भी कर दिया, उसकी ब्रांडिंग भी कर दी, और आपने उसको
बहुत अच्छी क्वांटिटी में लॉन्च कर दिया है, बट कुछ टाइम आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप उसको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे आ जाता है और आपने उसको मेट्रो सिटी में लॉन्च भी कर दिया है, अच्छी अच्छी सिटी में लॉन्च कर दिया है जहाँ पे लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में आप उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। मीन्स कि आपके वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट का जो बैकअप है, वो क्वांटिटी है, आपने उसको पहले से मेज़र करके नहीं रखा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जब आप उसका ब्रांडिंग करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो उसी हिसाब से आपको बैकअप भी रखना पड़ेगा। और दोस्तों, प्लेस में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी इन्वेंट्री वेल मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी इन्वेंट्री में, जैसे कि मान लीजिए आपने दिल्ली में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मुंबई में कोई लॉन्च किया और सेंट्रलाइज आप कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ की इन्वेंट्री आपकी ठीक नहीं है। आपको यहाँ पता चलता है कि मुंबई में आपके पास 100 या 500 या 1000 प्रोडक्ट वहाँ पे पड़े हैं, बट वहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ 100 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और आपको सेंट्रलाइज बैठ के ये पता चलेगा कि आप वहाँ पे 1000 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। होगा क्या, आने वाले टाइम में जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, आपके मुंबई या दिल्ली में वो प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा। तो आपकी इन्वेंट्री वेल मेंटेन होनी चाहिए और आप अपने सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव या अपने मैनेजर से अच्छे से सिंक होने चाहिए, आपकी इन्वेंट्री सिंक होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन आता है प्रमोशन। प्रमोशन आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। आप उसको बिलबोर्ड भी लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिस डिजिटल मार्केटिंग करने से आप अपनी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी बचा सकते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले आता है, वो अपने मार्केटिंग बजट का थोड़ा सा पार्ट अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में लगाता है, क्योंकि मार्केटिंग, ब्रांडिंग बाद में हो जाएगी, बट सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। अगर आपका आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बोले तो आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च करना होगा कि आने वाले टाइम में भी आपको उसमें कुछ चेंजेस करके आप उसको ईजिली मार्केट में 1 साल, 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल रन कर सकें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जियो। मैं उसके जियो के प्रोडक्शन पे नहीं जाऊंगा कि उसको कैसे बनाया गया, कितना टाइम लगा, कैसे किया गया, उस पर नहीं जाऊंगा। जब भी रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया था तो उसने उसकी इतनी ब्रांडिंग नहीं की थी। उसने अपना ब्रांडिंग और मार्केटिंग का थोड़ा बोले तो बहुत सारा बजट जियो की क्वालिटी को मेंटेन करने में लगा दिया था। तब जियो जब आया, 4G जब जियो ने निकाला, तो उसको यूथ ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का चलन इतना ज़्यादा हो गया था, लोग एंड्रॉयड यूज़र इतने ज़्यादा हो गए थे, आईफोन यूज़र इतने ज़्यादा हो गए थे, लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। तो लोग, जियो ने उसको देख के एक फ्यूचरिस्टिक प्लान निकाला, एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट निकाला कि इसको बहुत ही सस्ते में हम दे सकें। तो उसने उसकी कॉस्ट उस टाइम फ्री निकाली कि आप फ्री में ले जाइए। फिर उसके बाद उसने उस कॉस्ट को 149 में रखा। उसको देखते देखते मार्केटिंग में उसके जो और कंपटीटर थे, जैसे कि वोडाफोन हो गया या आइडिया हो गया, उन्होंने भी अपने मार्केटिंग बजट को उसी हिसाब से ढाला, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करी जियो को देखते हुए, क्योंकि जियो इतनी ज़्यादा मार्केट को कवर करने लगा था। हर जगह देखिए लोग जियो की सिम को परचेस कर रहे थे, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करी। प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कैसे करी? उसने सबसे पहले जितने भी जियो के जो टावर्स होते हैं उनको सबसे पहले बढ़िया किया, उसके नेटवर्क पे काम किया कि हर जगह उसका नेटवर्क आ सके, फैल सके, उस नेटवर्क की स्ट्रेंथ अच्छी आ सके। तो उसने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे काम किया। उसके बाद धीरे धीरे उसने उसको लॉन्च करना स्टार्ट किया, उसकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी। और जैसे कि आप अमेज़ॉन पे जाते थे, फ्लिपकार्ट पे जाते थे, अगर कोई सामान परचेस करते थे, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल परचेस किया, तो जस्ट उसके नीचे आता था कि अगर आप इस मोबाइल को परचेस करते हैं तो उसके साथ जियो की सिम फ्री आएगी, इतना डेटा यूज़ कर सकते हैं, इतने महीने यूज़ कर सकते हैं। ये थी उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी, जो कि आज के डेट में भी सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्ट्रेटेजी जानने के लिए, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं अजय ठाकुर, आप देख रहे थे द डिजी लाइफ, बोले तो डिजिटल ज्ञान।